पटना के बड़े अस्पतालों में शुमार पारस हॉस्पिटल में कुख्यात चंदन मिश्रा की हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल से 5 शूटर को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मामले का मुख्य शूटर तौसीफ बादशाह घटना वाले दिन ही गिरफ्तार हो चुका है। अपराध की दुनिया में चंदन का बड़ा नाम था और वो हत्या के एक मामले में पटना बेउर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था। इलाज के नाम पर पैरोल पर बाहर आया था और उसी दौरान अस्पताल में उसकी हत्या हुई। इस घटना ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। पटना के पारस हॉस्पिटल में कैदी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या के मामले में बड़ी खबर भी सामने आई। पुलिस मुख्यालय के आला आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिहार एसटीएफ और बंगाल एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद कुख्यात अपराधी ओमकार सिंह उर्फ शेरू सिंह से गहन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान शेरू सिंह ने एसटीएफ को चौंका देने वाली जानकारी दी। पूछताछ में शेरू ने खुलासा किया कि चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश बिहार की ही एक जेल में बंद उसके गुर्गे ने रची थी। चंदन मिश्रा के पिता श्रीकांत मिश्रा और मंटू मिश्रा ने शास्त्रीनगर थाने में पारस अस्पताल प्रशासन और जनरल सर्जन डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें हत्या की साजिश का गंभीर आरोप लगाया गया। श्रीकांत मिश्रा ने अपनी शिकायत में बताया कि चंदन मिश्रा को 15 जुलाई को फिस्टुला और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसी दिन दोपहर 1 से 3 बजे के बीच डॉक्टर पिंटू कुमार सिंह ने उनका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने कहा कि चंदन को 16 जुलाई को शाम 4 बजे डिस्चार्ज किया जाएगा। हालांकि बाद में डॉक्टर पिंटू ने डिस्चार्ज करने की तारीख बढ़ाकर 17 जुलाई कर दी। श्रीकांत का आरोप है कि 17 जुलाई की सुबह करीब 7:15 पर 5 हथियारबंद अपराधियों ने अस्पताल के आईसीयू में घुसकर चंदन की गोली मारकर हत्या कर दी। भारत ने सख्त लहजे में पश्चिमी देशों के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया है। रूसी तेल पर यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ऐसे किसी भी सैंक्शन को नहीं मानता जो संयुक्त राष्ट्र के दायरे से बाहर लगाए गए हों। दरअसल यूरोपीय संघ ने रूस पर जो सैंक्शंस लगाए थे उसमें गुजरात की एक तेल रिफाइनरी को भी शामिल किया गया है। ईयू का ये 14वां प्रतिबंध पैकेज रूस की आमदनी को रोकने के मकसद से लाया गया, जिससे बैंकों पर सख्ती, गुपचुप तेल ढुलाई यानी कि शैडो फ्लीट पर रोक और तेल की कीमत की सीमा को और नीचे लाने जैसे कदम शामिल हैं। भारत के जिस रिफाइनरी को प्रतिबंधों के दायरे में लाया गया वो गुजरात के वडीनार में स्थित है। 2 करोड़ टन प्रति वर्ष क्षमता वाली इस रिफाइनरी को नायरा एनर्जी चलाती है। इसमें रूस की कंपनी रोसेनेफ्ट की करीब 49.13% हिस्सेदारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने ईयू के नए प्रतिबंधों को देखा है। भारत किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानता। हम जिम्मेदारी से अपने कानूनी कर्तव्यों का पालन करते हैं। We have seen reports on the subject and are closely following the developments. Let me reiterate, and I've said this in the past as well, securing energy needs of our people is understandably an overriding priority for us. In this endeavor, we are guided by what is there on offer in the markets, as also by the prevailing global circumstances. We would particularly caution against any double standards on the matter. इन प्रतिबंधों के चलते नायरा एनर्जी यूरोप को डीजल और पेट्रोल जैसे तेल उत्पाद भेजने में दिक्कतें झेल सकती है। इस पर भारत ने साफ कहा कि देश के लोगों को ऊर्जा यानी कि तेल, गैस दोनों ये सरकार की ओर से देना उनकी प्राथमिकता है और इसमें कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की सरकार के लिए एनर्जी सिक्योरिटी सबसे जरूरी है ताकि नागरिकों की बुनियादी जरूरतें पूरी हो पाए। भारत ने यह भी कहा कि ऊर्जा व्यापार में निष्पक्षता होनी चाहिए। ईयू ने कच्चे तेल की कीमत की ऊपरी सीमा यानी कैपिंग को घटा दिया है, जो अब $60 प्रति बैरल से भी कम हो सकती है। इससे भारत को रूसी तेल और सस्ते दामों में मिलने की संभावना बन सकती है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रूसी तेल खरीदार है। पुराने प्रतिबंधों के बावजूद रूस अभी तक अपना तेल बेचने में कामयाब रहा, क्योंकि स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंधों पर अमल की निगरानी करेगा कौन। रूस अपना 80% ऑयल एक्सपोर्ट चीन और भारत को ही करता है। हाल के दिनों में भारत ने अपना करीब 40% कच्चा तेल रूस से ही आयात किया। तुर्की भी उसके तेल का बड़ा खरीदार है। यूरोपीय देश में हंगरी, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक भी अभी भी रूस से ही तेल खरीद रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ब्रिक्स समूह के देशों से आयात पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप की यह धमकी वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ा सकती है। ये कदम विशेष रूप से भारत और चीन जैसे देशों को प्रभावित कर सकता है, जो कि अमेरिका के साथ बड़े व्यापारिक साझेदार हैं।
ट्रंप की यह नीति अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संरक्षणवादी दृष्टिकोण अपनाकर अमेरिका फर्स्ट नीति को मजबूत करने की दिशा में नजर आती है। टैरिफ लगाने से आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव भी बढ़ सकता है। और वहीं ट्रंप ने डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में बनाए रखने पर जोर दिया है। ब्रिक्स देशों, विशेष रूप से रूस और चीन ने हाल ही के वर्षों में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने के लिए वैकल्पिक मुद्रा प्रणाली जैसे युआन या फिर डिजिटल मुद्रा पर काम किया। ट्रंप की टिप्पणी इस दिशा में एक चेतावनी है कि अमेरिका अपनी वित्तीय प्रभुता को चुनौती देने वाले किसी भी प्रयास को बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप की धमकी ब्रिक्स देशों के लिए चेतावनी है कि अमेरिका वैश्विक व्यापार या वित्तीय प्रणाली में अपनी प्रभुता को बनाए रखने के लिए आक्रामक रहेगा। भारत को इस स्थिति में सावधानी से कदम उठाने होंगे ताकि वो ब्रिक्स के साथ अपनी प्रतिबद्धता और अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी में संतुलन बनाए रखे। साथ ही टैरिफ जैसे कदमों से भारतीय निर्यातकों को नुकसान भी हो सकता है। इसके लिए भारत को वैकल्पिक बाजार और रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। सावन में बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने की चेतावनी जारी करते हुए बताया गया कि आज राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में अगले एक हफ्ते तक आकाश में बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश भी संभव है। तो देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान, झारखंड, जम्मू कश्मीर से बारिश से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर लगातार बना हुआ है। मॉनसून सीजन में अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। 67 बारिश से संबंधित घटनाएं हो चुकी हैं। 45 सड़क हादसे भी इसमें शामिल हैं। इस मानसून में बाढ़ की स्थिति का सामना करने वाले राज्यों में असम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तराखंड, कर्नाटक, विशेष रूप से शिवमोगा के कुछ इलाके। अब बंगाल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश भी इससे छूते नहीं। हिमाचल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। वहीं राजस्थान के भी कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। जगह जगह जलभराव से लोग परेशान हैं। बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। राजस्थान के 6 जिले जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही, जालौर में भी भारी बारिश हो रही है। अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात हैं। एमपी में भी बारिश का कहर है। ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा है। शिवपुरी में स्कूल बंद किए गए। मुरैना, श्योपुर समेत 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।